सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये हम लोग आप सभी, अगर आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऐड कर रहे थे। ये उसका पार्ट 2 है और या मैं कहूँ तो लास्ट पार्ट है। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके उसे देखिए ताकि सो दैट पूरा रिविजन हो सके। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले एक प्यारी सी बात आपको कह देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। आइए, देखिए, पढ़िए और जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके कि वीडियो आ चुकी है। अच्छा, मैंने उसमें भी सारी चीज़ें बता दी थी कि ये वीडियो कौन देख सकता है, क्या नहीं, और थंबनेल से भी आपको पता लग गया होगा, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कल जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होने चाहिए थे। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, सब कुछ पढ़ा दिया था। तो अगर आज टाइम मिलता है तो लास्ट में हम लोग थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़रूर देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है, वादा नहीं कर सकते उस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बात यहाँ कंपल्सरी इंश्योरेंस की हो रही है, तो इंश्योरेंस लेना है, कंपल्सरी है, किसके लिए है और क्या कैसी चीज़ें होंगी। चलिए इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक एम्प्लॉयर को जहाँ पर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है उसको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अगर वो LIC कराना चाहता है LIC करा सकता है, दूसरे किसी तरीके से कराना चाहता है करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, जिस पे भी ग्रेच्युटी एक्ट लगता है। हाँ, ये ज़रूरी तो है ही, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें कवर नहीं होते, मतलब उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, उन लोगों के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपको जाके इंश्योरेंस लेना है। तो ऐसे कौन से लोग हैं? एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि बिलोंग करती हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर उन्हें हैंडल करा है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हें कंपल्सरी नहीं है इंश्योरेंस लेना। दूसरी चीज़, ऐसी कोई एम्प्लॉयर या ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट जो कि अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फ़ंड बनवाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हम इंश्योरेंस ले क्यों रहे हैं। सी, आपने 15 ईयर्स किसी ने काम किया, ठीक है, और उसकी ग्रेच्युटी फॉर एग्जांपल 15 लाख बन गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख बन गई, तो अभी बिजनेस से एकदम से 15 लाख निकालना देखो कितना मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो इंश्योरेंस लेके चलो कि भैया धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा अमाउंट एंड 15 ईयर्स के बाद इसको मिल जाएगी पेमेंट, राइट। या फिर आप ही कोई ग्रेच्युटी फंड बना लें, या आप ही कोई फंड बना लें कि धीरे धीरे इसमें अमाउंट डालता जाऊंगा, एट द एंड 15 लाख हो जाएंगे और उसको मैं ग्रेच्युटी की पेमेंट कर पाऊंगा। तो इसलिए बेसिकली इंश्योरेंस कराया जाता है। कंपल्सरी है, दो चीज़ों में नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है या फिर आप अप्रूव ग्रेच्युटी फंड बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो बात थी नॉर्मली। अब एक चीज़ और आती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो भी एग्जेम्प्ट कर सकती है इंश्योरेंस लेने के लिए। हाँ जी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपको इंश्योरेंस नहीं लेना तो कोई बात नहीं। उसमें क्या है, एक तो यही कि अगर आपने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड बना रखा है, जो कि मैंने बता भी दिया ऊपर कि अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड बना रखा है, तो धीरे धीरे उसमें पेमेंट जा रही है, तो लास्ट में आपको सारी पेमेंट मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ पे 500 और उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, 500 और उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो वैसे भी जिस भी मैनर में उसको बताया गया ग्रेच्युटी फंड वो बना लेगा और वहाँ पे कंपल्सरी इंश्योरेंस नहीं होगा, मतलब इंश्योरेंस कराना कंपल्सरी नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर जो एम्प्लॉयर है, सी एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस ले लिया। अब इंश्योरेंस लिया है तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो वो प्रीमियम पे नहीं करता है, या फिर जो उसने ग्रेच्युटी फंड बनाया है उसको भी तमीज़ से नहीं चलाता है, उसमें भी पैसे नहीं डालता है, तो उसको एट द एंड ग्रेच्युटी के अमाउंट के साथ इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% पर एनम का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। कंपल्सरी इंश्योरेंस वाली कि कंपल्सरी इंश्योरेंस किसको कराना है, मतलब किसी भी मैनर में करा सकते हैं। LIC और अदर प्रिस्क्राइब मैनर किसको कराना है, सभी को कराना है। किसको नहीं कराना है, मतलब कौन छोड़ सकता है, तो जो एस्टेब्लिशमेंट CG और SG के अंडर आती है, या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव ग्रेच्युटी फंड बनाती है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी एग्जेम्प्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, जो ग्रेच्युटी फंड बनाते हैं, या फिर जहाँ 500 और
मोर वर्कर्स काम करते हैं। अगर वो प्रीमियम पे करने के लिए, ग्रेचुइटी फ़ंड बनाने के लिए फेल हो जाता है तो उसको ग्रेचुइटी के साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10% पर एनम के नाम पे। सिंपल इंटरेस्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी आगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेशंस करना। तो नॉमिनेशंस का जल्दी से देख लेते हैं। नॉमिनेशन करता कौन है? देखो, एम्प्लॉय करेगा। कब कर सकता है? करता कौन है? एम्प्लॉय करेगा। कब कर सकता है? जब उसकी 1 साल हो जाता है। उसने अगर एक कंपनी में 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसे 1 साल कंप्लीट करने के बाद विदिन 30 डेज़ वो नॉमिनेशन कर लेगा। अच्छा, विदिन 30 डेज़ नहीं किया और गलती से कुछ रीज़न की वजह से रह गया तो बाद में नहीं कर सकता? कर सकता है बाद में भी, लेकिन फिर उसको कोई रीज़नेबल मतलब कुछ ऐसा कोई रीज़न देना पड़ेगा जो कि एक रीज़नेबल कोई रीज़नेबल ग्राउंड ऑफ डिले उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी। जो भी ये लिखा हुआ है ना, इतना इतना इसमें यही लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन करेगा वो किस में करेगा? फॉर्म H में करेगा। फॉर्म H में करेगा। देखो, जितने भी फॉर्म हमने पढ़े थे A B C, उसके बाद ये वाले फॉर्म्स आ रहे हैं। अब ये सारे एक साथ ही चलने वाले हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही आने वाले हैं, तो लर्न करने में ईजी होगा। अच्छा, फॉर्म F है, सॉरी H दूसरा आएगा। H के लिए हम लोग, ये फॉर्म F है, ठीक है, ये लिखा हुआ फॉर्म F के अंदर वो अपना नॉमिनेशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद आता है मल्टीपल नॉमिनेशन। तो जी हाँ, अगर राजू है, एम्प्लॉय है, वो चाहे तो अपनी वाइफ को भी, अपने सन को भी, अपने ग्रैंडसन को भी, मतलब जिसको भी चाहे वो ग्रेचुइटी के लिए कर सकता है। एक से ज़्यादा लोगों को वो नॉमिनी बना सकता है। तो मल्टीपल नॉमिनेशन हो सकती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 आपको, सेक्शन 6 और सबसेक्शन 2, सॉरी जल्दी जल्दी बोलने में थोड़ा वो हो जाता है, वो आपको ये कहता है कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनेशन कर सकते हो। उसके बाद आता है फैमिली। फैमिली का देखते हैं, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। देखिए, फैमिली में कौन कौन है ये बात मैं कल वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो राजू अपनी फैमिली को छोड़कर, जो फैमिली मैंने आपको बताई थी उसको छोड़कर बाकी किसी फ्रेंड का नाम लिख देता है, या फिर किसी का भी ऐसे नाम का लिख देता है जो उसकी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, जो डेफिनेशन हमने इस वाले उसमें पढ़ी थी उसमें नहीं आता है, तो वो वाला जो होगा नॉमिनेशन वो अपने आप वॉइड हो जाएगा, अपने आप ही वो कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली वो माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नॉमिनेशन कर रहा है तो उसे अपने फैमिली का ही कोई बंदे को नॉमिनेट करना होगा। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक्वायरिंग ए फैमिली। देखो, राजू था, जब उसने जॉब स्टार्ट की और जब उसकी जॉब को 1 ईयर हो गया तब वो अनमैरिड था और अनफॉर्चुनेटली इसके फैमिली में कोई भी नहीं था, मतलब उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, जो भी फैमिली की डेफिनेशन में आता है वो कोई भी नहीं था। तो अब क्या हुआ उस टाइम पे, तो वो उसने नॉमिनेशन में मतलब किसी भी बंदे का नाम लिख दिया होगा जिसको वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं थी। 1 साल के बाद उसने नॉमिनेशन कर लिया था। बाद में क्या हुआ, उसने शादी कर ली। बाद में उसने वेडिंग हो गई उसकी, तो उसके बाद उसने एक्वायर कर ली ना फैमिली, अब तो उसकी फैमिली है। तो जैसा ही ऐसा होता है, जैसे ही राजू ने फैमिली एक्वायर की है तो विदिन 90 डेज़ फॉर्म G उसको भरकर देना होगा और उसमें एक फ्रेश नॉमिनेशन करना होगा। बेसिकली अब उसको अपनी फैमिली को नॉमिनेट करना होगा ग्रेचुइटी के लिए। ठीक है, अब उसको फैमिली को नॉमिनेट करना होगा ग्रेचुइटी के लिए। तो जैसे भी वो एक्वायर करता है फॉर्म G देगा और विदिन 90 डेज़ देगा जब भी उसने एक्वायर किया है, और किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है जो जितनी भी उसने फैमिली एक्वायर की है उसमें से, अगर वो फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मान लो आपने नॉमिनेशन कर दी अपने वाइफ के नाम पे, ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो कि वाइफ के नाम पे ना हो, सन के नाम पे हो। राजू चाहता है कि राजीव के नाम पे हो, तो अब वो राजीव के नाम को करवा सकता है नॉमिनेट। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन फॉर्म H में होती है। मॉडिफिकेशन किस में होती है, फॉर्म H में होती है। फॉर्म H वो देगा और मॉडिफाई उसे करा लेगा। अच्छा, डेथ ऑफ द नॉमिनी, अगर नॉमिनी की ही डेथ हो जाए तो फॉर्म H में वापस से उसको फ्रेश नॉमिनेशन करना होगा। फॉर्म H बेसिकली मॉडिफिकेशन के लिए भी है, अगर मान लो कुछ नया
कुछ करना है, नया करना है, मतलब पहले वाला ही को ठीक कराना है तो भी फॉर्म एच, और डेथ हो गई है तो वापस से नया कराना है या बेसिकली चेंज कराना है तो भी फॉर्म एच लगेगा। अच्छा, और उसके बाद आता है कस्टडी। तो कस्टडी देखते हैं। कस्टडी बेसिक क्या होता है, आपने नॉमिनेशन किया, फ्रेश नॉमिनेशन किया, बीच में ऑल्ट्रेशन किया, जितना भी आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जितने भी प्रोसीजर आपने लगाए वो सारे के सारे प्रोसीजर की एक सेफ कॉपी किसके पास होती है, एम्प्लॉयर के पास होती है और एक आपके पास होती है, ताकि दोनों के पास ये होए कि आखिर चल क्या रहा है, इसने कब किसको नॉमिनेट किया, कब क्या किया, क्या रीज़न दिए, सब कुछ उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दोनों के पास कॉपीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ सो दैट याद तो रहे कि अभी तक पढ़ा क्या है। कंपलसरी इंश्योरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया था, कंपलसरी इंश्योरेंस रिवाइज़ नहीं करा रही हूँ। उसके बाद नॉमिनेशन एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। नॉमिनेशन का 16 सेक्शन 6 के अंदर पढ़ते हैं। तो 1 कहता है कि आपने विद इन 1 ईयर कर देनी है, फॉर्म एफ में कर देनी है, और विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ सर्विस आपने कर देनी है। बाद में भी करते हो लेकिन फिर कोई ऐसा रीज़न देना चाहिए जो वैलिड सा रीज़न हो। ठीक है, मल्टीपल नॉमिनेशन कर सकते हो। 6.2 आपको ये बताता है कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनेशन कर सकते हो। ओके जी। 6.3 आपको ये बताता है कि अगर आपने फैमिली से बाहर कोई नॉमिनेशन की है तो आपका ये नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्वायरिंग ए फैमिली, कि जब भी एक्वायर किया है तो फ्रेश नॉमिनेशन करो, मॉडिफिकेशन किया है तो फॉर्म एच में वापस से मॉडिफाई करवा लो, डेथ हो गई है तो वापस से फ्रेश वाला करो। कस्टडी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पास सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ होती हैं। तो चलिए जी, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये वाला एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी शैल बी मेड बाय, मतलब जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी है वो कैसे, मतलब अब ये तो पता लग गया क्या ग्रेचुइटी पे करनी है, कब पे करनी है, कैसे क्या चीज़ें। अब उसका सारा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कौन बंदा कैसे, मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉय को पे करता है एट द टाइम ऑफ द टर्मिनेशन। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ली थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय की, देखो एम्प्लॉय, नॉमिनी एंड लीगल हेयर। जब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय रिसीव करता है, एम्प्लॉय नहीं है तो नॉमिनी रिसीव करता है। अगर एम्प्लॉय भी नहीं है और उसने नॉमिनेशन भी नहीं किया था तब उसके लीगल हेयर का नंबर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझी होगी। अब देखते हैं प्रोविजन क्या है। तो फॉर्म आई के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ ग्रेचुइटी बिकम पेबल, कि जिस दिन वो ग्रेचुइटी लेने के लिए हकदार हो गया है विद इन 30 डेज वो एप्लीकेशन दे सकता है कि भैया अब मुझे ग्रेचुइटी पे कर दो। या फिर अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ द सुपर एनुएशन एंड रिटायरमेंट और एप्लीकेशन, देखो मैंने आपको बोला था जो ग्रेचुइटी मिलती है ना वो टर्मिनेशन पे मिलती है, टर्मिनेशन पे। और टर्मिनेशन के अंदर कितनी चीज़ें आती थी, सुपर एनुएशन आता था, ठीक है, रिज़ाइन आता था, रिटायरमेंट आता था, डेथ आता था और टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट आता था। ठीक है, तो इसमें साफ साफ बोले सुपर एनुएशन और ये रिटायरमेंट, ये इन सब में हमें पता होता है ना कि हम लोग मतलब यहाँ पे छोड़ देंगे बिजनेस, मतलब हम लोग ये वाला जॉब छोड़ देंगे। तो इसलिए हम लोग पहले से जब जानते हैं तो हम लोगों को बिफोर 30 डेज ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट उन लोगों से ग्रेचुइटी की डिमांड करनी चाहिए, ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। अच्छा, अगर ग्रेचुइटी लायबल हो गई है और उसके बाद आप मतलब जैसे कि मान लो आपकी डेथ हो जाती है, मतलब किसी की डेथ हो जाती है और वो लायबल हो गया तो विद इन 30 डेज वो अप्लाई कर सकता है अपनी ग्रेचुइटी के लिए। अच्छा, नॉमिनी फॉर्म जे में देखो एम्प्लॉय फॉर्म आई, नॉमिनी जे और ये के, मैं आपको बताई थी ना अल्फ़ाबेट्स जैसे होते हैं उसी हिसाब से, तो लर्न करने में इजी होगा। ये भी है विद इन डेथ के 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ग्रेचुइटी के लिए मांग सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ लीगल हेयर की, तो लीगल हेयर तो तब होता है जब एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय को मिलेगी ग्रेचुइटी, एम्प्लॉय नहीं है तो नॉमिनी को मिलेगी। और नॉमिनी कब होता है, जब 1 ईयर का सर्विस हो लेता है, लेकिन 1 ईयर का भी सर्विस से पहले उसकी डेथ होगी अनफॉर्चुनेटली, तो अब किसको मिलेगी, लीगल हेयर को मिलेगी। तो लीगल हेयर कब तक उसको मांग सकता है, कब एप्लीकेशन देगा ग्रेचुइटी के लिए, तो विद इन 1 ईयर ऑफ ग्रेचुइटी बिकम पेबल। 1 ईयर, इसके लिए जो लिमिट है वो 1 ईयर वाली है। विद इन 1 ईयर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि भैया मुझे ग्रेचुइटी दे दीजिए। ठीक है, ये समझा आपको। फॉर्म आई, फॉर्म जे, फॉर्म के विद इन 30 डेज देना है, बिफोर 30 डेज देना है सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट में, अगर डेथ हो गई विद इन 30 डेज, और अगर आप लीगल हेयर हो तो विद इन 1 ईयर।
ओके जी, ये भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा आता है नोटिस देना फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, कि भैया नोटिस देना है। अगर एम्प्लॉय है वो सुपर एनुएशन, देखिए मैं बताती हूँ, चलो सी दो चीज़ आती हैं, ठीक है। अगर मान लो जो ग्रेचुटी है कि भैया ग्रेचुटी देनी है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को, ठीक है, देनी है। अगर ये सारा कुछ मामला एडमिसिबल है, दैट मीन्स बिल्कुल सही है, उन्होंने वेरिफिकेशन की बिल्कुल सारा मामला सही है कि भैया हाँ ग्रेचुटी पे करनी है, इतना अमाउंट पे करनी है, इतने डेट पे करनी है, तो अपना सारा कुछ वो सेटल करते हैं और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट कर देता है। फॉर्म एल में ये चीज़ बता देता है, इशू कर देता है एक नोटिस कि हाँ मैं ग्रेचुटी दूंगा, इस टाइम पे दूंगा, इस डेट को दूंगा, और फॉर्म एल में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये तो बात थी जब उसने सारी चीज़ें चेक करी, उसको सही लगा और वो ग्रेचुटी देने के लिए तैयार हो गया। अब बात आती है वहाँ दिक्कत की जहाँ वो एडमिसिबल नहीं है, इज़ नॉट फाउंड एडमिसिबल, देन एम्प्लॉयर शैल इशू अ नोटिस इन द फॉर्म एल। देखो जब वो एडमिसिबल हो गया था तो फॉर्म एल में उसने वो दे दिया था। एल बेसिकली किसके लिए होता है कि भैया नोटिस कर दिया कि भैया हाँ अब मैं तुझे ग्रेचुटी दे दूंगा, ये डेट है, ये पेमेंट है, आगे ले जाइयो, वो वाली चीज़। अच्छा, फॉर्म एम में उसने बताया कि भैया ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, ये तो गड़बड़ वाला मामला है, मैं देखूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता, ठीक है, अभी मैं नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होता है वो देखिए। तो ऐसा नोटिस दे दिया। अब ये जो नोटिस एम वाला गया है वो किसके लिए गया है, क्योंकि आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। जब गड़बड़ लग रही है तो विद इन 15 डेज़ आप जो भी आपने रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जाएगी, और ये सारा का सारा विद इन 15 डेज़ आप ये सारा का सारा काम करोगे कि भैया आपको गड़बड़ नज़र आ रही है, तो सच नोटिस इज ईदर ऑफ द केस हैज़ टू बी इशूड विद इन 15 डेज़ ऑफ द रिसीट, कि भैया 15 डेज़ में सारा केस रफा दफा करो और एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंचाओ। उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा, जो नोटिस भेजा था फॉर्म एम वाला, फॉर्म एल वाला, फॉर्म एम था कि अगर एडमिसिबल नहीं है, फॉर्म एल था कि एडमिसिबल है, तो उन्होंने नोटिस दे दिया हाँ हम पे कर देंगे। ये सर्व किससे करना है, या तो पर्सनल सर्विस से या रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से, ठीक है। क्लोज 4 ये बोलता है। क्लोज 5 क्या बोलता है, अगर कोई एप्लीकेंट है वो लीगल हायर है या नॉमिनी है, तो जो एम्प्लॉयर है ना वो उनसे पूछेगा कि भैया प्रूफ करो। देखो नॉमिनी का तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली लीगल हेयर को ये प्रूव करना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को, इवन नॉमिनी को भी करना पड़ेगा। अब मान लो पहले किसी का नॉमिनेशन कर रखा है, वो आ जाए भाई मैं ही हूँ, मतलब राजीव का कुछ नॉमिनेशन कर रखा था और वो उठ के आ गया कि भाई मैं ही राजीव हूँ, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए उसको जितने भी नॉमिनी हैं या लीगल हेयर है उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वही वो इंसान है जिसका नाम लिखा हुआ है, एंड देन उनको ग्रेचुटी का पेमेंट मिलेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। मैंने कल बोला था कि 15 मिनट तक हो जाएगा, बट 15 मिनट तक हुआ नहीं, तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहने वाला है, मोड ऑफ पेमेंट जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से। थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। हाँ, मोड ऑफ पेमेंट या तो कैश में करो या डिमांड ड्राफ्ट में करो या बैंक चेक में करो, और अगर अमाउंट जो है वो 1000 से कम है तो पोस्ट के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। 4 वेज हैं आपके पास कि आपने ग्रेचुटी की पेमेंट कैसे करना है, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, और अगर 1000 से कम की पेमेंट है तो आप ये पोस्ट से कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या चीज़ें होने वाली है, देखो मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिस्प्यूट चल रहा है। एम्प्लॉयर बोलता है तेरी ग्रेचुटी 10 लाख की है, एम्प्लॉय बोलता है नहीं मेरी ग्रेचुटी 15 लाख की है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एम्प्लॉयर को जितनी अमाउंट ज़्यादा वाली होती है, जितनी अमाउंट एम्प्लॉय बोल रहा है इतनी अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करानी होगी। बाद में वो डिस्प्यूट जब भी सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जिसको जो पेमेंट होनी है वो हो जाएगी, लेकिन उस टाइम के लिए एम्प्लॉयर को वो 15 लाख उसको डिपॉजिट कराना पड़ता है टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये आपको समझा डिस्प्यूट वाली चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपील, कि कौन कौन क्या क्या अपील कर सकता है। देखिए, एनी पर्सन एग्रीव बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मान लो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दिया
कि भैया तुम्हें जाके 60 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, या तुम्हें जाके ये 30 डेज़ के अंदर अंदर ये नोटिस देना है, ऐसा कुछ भी ऑर्डर कर सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो किसी ने मतलब एग्री पार्टी क्या होती है, जिसको भी वो ऑर्डर मिला है, तो जिसको भी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी से ऑर्डर मिला है वो क्या कर सकती है, विद इन 60 डेज़ फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जब भी उसको ऑर्डर मिला है विद इन 60 डेज़ वो वापस से अपील कर सकती है। मान लो मुझे ऑर्डर मिला कि जाओ विद इन 180 डेज़ इस बंदे को, एम्प्लॉय को, अपनी जो 15 लाख की पेमेंट है ग्रेचुटी की वो कर दो। अब मैं 15 लाख कहाँ से लाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब भी ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ये ऑर्डर दिया है, मैं जाके विद इन 60 डेज़ मैं उसको वापस से क्या कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे और टाइम दे दीजिए, मैं अभी पे नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि वो उसके बाद अगर वो मेरी सारी चीज़ें चेक करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं कि भैया इसके पास तो सच्ची में पैसा नहीं है, तो वो मान जाते हैं। तो आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द सफिशिएंट कोज ही मे एक्सटेंड दिस पीरियड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज़। मतलब 60 डेज़ का और टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। अगर टोटल देखा जाए तो 120 डेज़ हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि 60 डेज़ उसको अपील करने के लिए भी मिले हैं, तो 60 डेज़ अगर वो डिले करता है प्लस में 60 डेज़ ये मिल गए, तो टोटल 120 डेज़ मिल गए ना उसको अपने आप के लिए। तो ये वाली चीज़ होती है। चलिए जी, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ा सा नीचे का देखते हैं ये क्या रह गया। अच्छा, उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी मैं आपको कराऊंगी चार्ट से, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। चार्ट से जितना काम जल्दी होता है ना, उतना किसी से भी नहीं होता है। देखो, एवरी एम्प्लॉय हुज ग्रेचुटी इज़ नॉट पेड विद इन द टाइम लिमिट, मतलब जो टाइम लिमिट थी उसमें पे नहीं किए, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। किसको दे सकता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल इशू अ सर्टिफिकेट टू कलेक्टर कि भैया उसे मतलब राजू को मिलनी थी ग्रेचुटी, ठीक है, एम्प्लॉयर ने दी नहीं। तो ये क्या गया, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास गया और उसको बता दिया कि भैया इस टाइम तक मुझे ग्रेचुटी मिली थी बट मुझे मिली नहीं। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसे एक सर्टिफिकेट देगी कि देख तुझे अभी तक जो ग्रेचुटी नहीं मिली ना, कोई बात नहीं, तेरा नुकसान नहीं हुआ है। अब जो तुझे ग्रेचुटी मिलेगी ना, विद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? इधर 9% होता है, जो कि हमारी बुक बताती है। अदरवाइज़ वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मैनर में बता देती है कि भैया इतना इतना आपका लगने वाला है, ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं है। अच्छा, बिफोर इशूइंग सर्टिफिकेट शेल गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की बात भी सुनी जाती है, ऐसे कुछ नहीं है नाइंसाफ़ी एम्प्लॉयर है तो मतलब नाइंसाफ़ी करेंगे ना जी ना। एम्प्लॉयर की भी बात सुनी जाती है कि भैया आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं की है। अगर कोई वैलिड रीज़न लगता है तो ये चीज़ नहीं होगी, और अगर वैलिड रीज़न नहीं लगता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिकवरी वाला भी कंप्लीट कर लिया है कि कैसे हम ग्रेचुटी की रिकवरी करते हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। एक सेकेंड। रिकवरी के लिए जो वो देता है वो फॉर्म टी में देता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट का अमाउंट जो देता है ना, क्योंकि उसने बोला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट भी अब साथ में मिलेगा, मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट बेशक मिल गया है, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पता लगा वो ग्रेचुटी के अमाउंट से भी ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना है तो इतनी अमाउंट निकल सकती है। तो वो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। अच्छा, पेनल्टीज़ पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं पेनल्टीज़ में कौन कितने पे पनिशेबल होगा। अगर कोई बंदा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पर्पज़ ऑफ अवॉइडिंग द एनी पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाई ग्रेचुटी के, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? उसको जेल हो सकती है 6 मंथ की, फ़ाइन लग सकता है 10,000 का, या दोनों काम हो सकते हैं। जेल हो सकती है 6 मंथ की, फाइन लग सकता है 10,000 का, या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अभी तक ग्रेचुटी दी नहीं गई है, तो एम्प्लॉयर को क्या हो सकता है? जेल हो सकती है 3 मंथ टू 1 ईयर की, फ़ाइन हो सकता है 10,000 टू 20,000 का, या दोनों हो सकता है। क्या? अगर लेट हुई है, कॉन्ट्रीब्यूट किया था उसने और उसकी मिस्टेक्स की वजह से या उसकी गलतियों की वजह से वो लेट हुई है, याद रखना। बार बार मैं इतना वो क्यों कर रही हूँ, फेसेस क्यों कर रही हूँ उसके ऊपर कि लेट, तो लेट हुई है तो की बात है कि जेल होगी 3 मंथ्स टू 1 ईयर, फाइन लगेगा 10K टू 20K, एंड दोनों भी हो सकता है। अब बात आते हैं तीसरी चीज़ का, अगर उसने दी ही नहीं है,
नॉन पेमेंट का केस है, दी ही नहीं है ग्रेचुटी, तो भैया 6 मंथ्स to 2 ईयर का सीधा जेल हो जाएगी। इसमें कोई फाइन वाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जेल में बैठो, तुम्हें पेमेंट नहीं करनी है ना, मत करो, एक काम करो, तुम आराम से जेल में बैठो। तो ये आपका पेनल्टीज़ वाला था कि कैसे आपकी पेनल्टीज़ लगेंगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। डिस्प्ले ऑफ द एक्ट, कि आपको क्या करना है, आपके एस्टेब्लिशमेंट पे या आपकी माइन स्पोर्ट जिस पे भी आपके उस पर ये ग्रेचुटी एक्ट लगता है 1972 ये लगता है, तो आपको एक बोर्ड लगाना है जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट लगता है। और साथ ही साथ में उस लैंग्वेज में, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि ये इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई, और साथ ही साथ में एक ऐसी लैंग्वेज में लिखना है जो कि एम्प्लॉयर को समझ आए। फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले, कि डिस्प्ले पे क्या होना चाहिए, वो फॉर्म यू के अंदर दिया गया है और वो वहाँ से पता लग जाएगा। डिस्प्ले बाय द एम्प्लॉयर एट कॉन्स्पेशियस प्लेस एट नियर द मेन एंट्रेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मेन एंट्रेंस पे वो डिस्प्ले करना होगा। अच्छा, मिसलेनियस पॉइंट्स पे आ गए हैं, इसका मतलब चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो हो सकता है मैं लास्ट में आपको, मतलब जिन लोगों ने चैप्टर करना है कर लेना, मतलब यहाँ तक कर लेना, मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा दूँगी। ओके ना, देखो अगर ग्रेचुटी पे नहीं की गई है टाइम पे तो इंटरेस्ट लगेगा 9% का, या फिर जो गवर्नमेंट बताएगी उसका। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बात में सारी बता चुकी हूँ, बस रिवाइज करा रही हूँ। ग्रेचुटी अगर पेबल है टू द एम्प्लॉय शेल नॉट एक्सीड 20 मंथ पे वेज या सैलरी, या फिर 20 लाख वाली जो बेयर एक्ट में लिखा है 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो जी, और क्या लिखा है देखते हैं। डुप्लीकेट कॉपीज़ होंगी, जो भी काम होगा उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी, एक एम्प्लॉयर के पास होगी, एक एम्प्लॉयर के पास होगी। अच्छा, एक पर्सन जो कि होल्ड करता है गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और जो यहाँ के एम्प्लॉय, मतलब जो ग्रेचुटी एक्ट के जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, उन पे ये एक्ट नहीं लगेगा। नो एग्रीमेंट इज़ मेड बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू पे ग्रेचुटी बिलो द अमाउंट फिक्स्ड, मतलब इससे कम नहीं दूंगा, मतलब इस टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो माइनर को कभी भी ग्रेचुटी पे नहीं करती है। अगर कोई माइनर है जो कि लाइबल है, फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट की डेथ हो गई और उसके बाद नॉमिनी, देखो अब उनका बच्चा था लेकिन बच्चा माइनर है, तो अब क्या होगा, माइनर को इतना पैसा दे देंगे क्या, नहीं देंगे, वो पैसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास होता है, और वो जब मेजर हो जाएगा वो बच्चा, वो क्लेम कर सकता है, तब उसको ग्रेचुटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को अलविदा कह दिया है बेसिकली। अगर मैं देखूं तो थ्योरी पूरा कवर हो गया, पूरा चैप्टर कवर हो गया है, तो देखो कितना सारा था, पूरा चैप्टर कवर हो गया है। जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 प्लीज़ जाके देखिए, पूरा रिविजन हो जाएगा। एंड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ। जो मंथली वेज था मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, एक सेकेंड। देखो जो मंथली वेज था, मंथली वाला था, उसमें क्या था, लास्ट ड्रॉन वेज इंटू 15/26 इंटू जितने ईयर्स भी उसने काम किया है। पीस रेटेड की बात करूँ तो 3 मंथ्स का लास्ट ड्रॉन वेज मतलब एवरेज वाला, और सॉरी मल्टीप्लाई 15/26 इंटू जितना भी उसने ईयर किया है। और इसी चीज़ में अगर मैं 7/26 कर दूँगी और यहाँ पे सीजनल वाली चीज़ ले लूँगी तो सीजनल वाला आ जाएगा। चलो जी, हमने ये रिवाइज तो कर लिया है, अब इसके ताकि क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान आ जाए, कर पाएँ, इस वजह से मैंने ये चीज़ ली थी। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 20 नवंबर 1980। डेट ऑफ सुपर एनुएशन है 31 मई 2006 एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी है 20,000। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले तो चाहिए लास्ट ड्रॉन सैलरी जो कि हमें मिल गई है 20,000 की, बाय 15/26 करना है। अब हमें चाहिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, क्योंकि कितने ईयर उसने कंप्लीट किया। तो देखो अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ 26 नवंबर से 31 मई तक, तो 26 नवंबर, ये 31 मई है ना, तो हम लोगों को सो दैट कंपेयर करने में इजी रहे, तो एक बार ले लेते हैं हम 26 नवंबर 1980 टू 30 अप्रैल 81 तक। तो कितने मंथ्स होते हैं पहले वो देख लीजिए, 5 डे एंड 6 मंथ्स होते हैं, और बाकी बचे हुए 25 ईयर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 25.5 ये लिखने से बेटर है मैं कंप्लीटेड ईयर ले लूँगी, कंप्लीटेड ईयर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए 26 लिया और ये 3 लाख की आपकी पेमेंट आ गई है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो
डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको दे रखी है 1 मई 1978। सुपर एनुएशन आपका हुआ है 30th अगस्त 2010 को, आई मीन 2010 में। सैलरी आपकी 25,000 है। अच्छा, आपका सर्विस पीरियड 32 ईयर्स का हो गया, 32 ईयर्स का हो गया, बिल्कुल साफ साफ हो गया। 25,000 इंटू 15/26 इंटू 32, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी ग्रेचुटी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने सारी ग्रेचुटी का पेमेंट करना है। एक सीजनल वाला देख लेते हैं। अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या होता है। लास्ट ड्रॉन वेज देखो, ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो 1 जनवरी 1990 था। सुपर एनुएशन हुआ 31 मार्च 2020 को, और लास्ट ड्रॉन वेजेस थी 15,000। तो 15,000 लिया, मैंने बोला था ना वहाँ 15 की वजह 7 आ जाता है, 7/26 कि वीक के हिसाब से, और 30 ईयर्स ये बैठ जाते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आ रहा है 121154। तो इतने की आपकी ग्रेचुटी आ गई है। इस तरीके से देखो, बहुत इजी होते हैं बेसिकली, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये वाला देख लो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 मार्च 2001, डेट ऑफ सुपर एनुएशन 1 जन 2004। तो ये सर्विस पीरियड 3 ईयर्स है, तो क्या ये लाइबल हो गया ग्रेचुटी के। ग्रेचुटी के लिए 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए होता है, अदरवाइज या तो डेथ हो या टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, तब बात अलग होती है। सॉरी, अगर डेथ हो, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो, तब बात अलग होती है, अदरवाइज 5 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए होता है। तो ये यहाँ पर ग्रेचुटी के लिए लाइबल ही नहीं है। The amount of the gratuity is given to the employee when he is worked 5 years. In this case, no gratuity amount given to the employee. ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे थे। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। इंडस्ट्री लॉज मैं कराती रहूँगी, क्योंकि मैंने सारा बेसिकली क्या है, लास्ट डे रिविजन के लिए। तो हम लोग इंडस्ट्री लॉ में अब नेक्स्ट जो करेंगे, एक सेकेंड मत दीजिए मुझे, अरे बाबा, हाँ जी, नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे बोनस। उसके बाद देखते हैं, जो भी मन करता जाएगा वो हम करते जाएंगे, बाकी कंप्लीट करना है। और कल से मैं शायद कंपनी लॉ भी स्टार्ट कर दूं, धीरे धीरे उसकी वीडियोस भी आने लगेंगी, तो जल्दी से आप उसे देख सकते हैं। CA, CS एंड CMA इंटर, भैया आप तीनों तो ये देख लो, रिविजन पूरा हो जाएगा। अगर आपने एक बार पहले पढ़ रखा होगा तब तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर एक बार नहीं पढ़ रखा तो फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, पक्का अच्छे से हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय, टाटा, शब्बा खैर।